अस्सलामुअलैकुम प्यारे रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत व आफियत से होंगे। आज की किस्त में आलम मेंशन के बहुत से राज खुलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलें कहानी शुरू करते हैं। उलझी डोरें, तहरीर कायनात आमना, किस्त नंबर 30। सुबह की धूप यूनिवर्सिटी की सफ़ेद इमारतों पर हल्के हल्के सुनहरी रंग बिखेर रही थी। दरख्तों के साए कॉरिडोर की ठंडी टाइल्स पर झूल रहे थे और तलबा के कदमों की आवाज़ें माहौल में घुल रही थीं। आज पूरे 4 दिन के बाद हानिया ने यूनिवर्सिटी की दहलीज पार की थी। सर्द हवा में बिखरती ख़ज़ां की महक जैसे उसकी उदासी का मजाक उड़ा रही थी। वो यहाँ सानिया के बेतहाशा इसरार पर आई थी, वरना उसका तो दिल था कि फिर से अपने कमरे के अंधेरे में गुम हो जाए। सानिया की छुट्टियां कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थीं और उसने महसूस किया था कि हानिया की खामोशी अब खतरनाक हद तक गहरी होती जा रही थी। इसीलिए वो बज़िद थी कि हानिया घर से बाहर निकले, खुली हवा में सांस ले, ताकि उसके जहन पर छाया बोझ कुछ तो हल्का हो। आखिर कब तक वो यूं कमरे में कैद रहकर खुद को डिप्रेशन के अंधे घड़े में धकेलती रहती? लेकिन यूनिवर्सिटी आने से भी उसके मूड पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। वो हर लेक्चर के दौरान खामोश और खोई खोई रही थी। प्रोफेसर के सवाल पूछने पर भी वो चंद लम्हे बस खामोशी से खड़ी रही तो मौका देखकर सानिया ने फ़ौरन कह दिया कि सर, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रोफेसर ने सानिया की बात मान ली, क्योंकि हानिया बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और क्लास में हमेशा काफ़ी एक्टिव रहती थी। लेक्चर लेने के बाद हानिया चुपचाप कॉरिडोर में चल रही थी जब हमीन ने उसे पीछे से पुकारा, हानिया। हानिया जो लापरवाही से कदम बढ़ा रही थी, हमीन की आवाज़ सुनते ही एक लम्हे को जैसे उसके अंदर करंट दौड़ गया। अचानक दिमाग में वही ख़यालात गर्दिश करने लगे। अगर हमीन को पता चल गया कि मेरे भाई ने माहिरा आपिया के साथ क्या किया है तो वो क्या करेगा? वो उससे नज़रें कैसे मिलाएगी और वो उसके बारे में क्या सोचेगा? आखिर जिसका भाई ऐसा हो, उसकी बहन कैसी होगी? यही सब सोचते हुए वो रुकने के बजाय और तेज़ी से चलने लगी, बल्कि तकरीबन भागने लगी। हमीन उसे रुकते ना देकर ऊंची आवाज़ में पुकारने लगा, हानिया, हानिया, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। आसपास के स्टूडेंट्स भी हमीन की आवाज़ पर पलटकर देखने लगे। सानिया भी चौंक कर रुक गई और हानिया को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, हनी, रुको, हमीन भाई तुम्हें बुला रहे हैं। मगर हानिया तो हमीन के बुलंद होती आवाज़ के साथ डर के मारे और तेज़ी से चलने लगी। तभी सानिया ने उसका बाजू पकड़कर उसे ज़बरदस्ती रोका। हानिया मुसलसल अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इतनी देर में हमीन भी तेज़ी से भागता हुआ उन दोनों तक पहुंच गया। क्या हो गया है लड़की? मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रही हो? हमीन ने हाँफते हुए पूछा। हानिया ने बस सर झुका लिया। वो किसी भी तरह उससे नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी। उसे यूँ महसूस हो रहा था कि अगर उसने हमीन की नज़रों में देख लिया तो शायद सब सच उगल देगी। और फिर, अस्सलामुअलैकुम सानिया, कैसी हो तुम? और तुम्हारी बहन को क्या हुआ है? कहीं बहरी तो नहीं हो गई, या फिर पागलपन का दौरा फिर से पड़ गया उसे? हानिया के जवाब ना देने पर हमीन ने सानिया को मुखातिब करते हुए मजाकन कहा, वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं। और हनी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। सानिया ने खुश अखलाकी से जवाब दिया। क्या हो गया ईविल क्वीन, कहीं किसी जिन से मुलाकात तो नहीं हो गई? हमीन ने हल्के फुल्के लहजे में कहा, ताकि हानिया का मूड बेहतर हो जाए। लेकिन हानिया हन्नूज सर झुकाए ही खड़ी रही। काफ़ी देर तक जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो हमीन सीधी बात पर आ गया। दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, बल्कि पूछना था। वो उस दिन तुमने माही का नाम लिया था, तो क्या तुम उसे जानती हो? माहिरा का नाम सुनते ही हानिया के दिल की धड़कन जैसे 200 की स्पीड से दौड़ने लगी थी। वो बिना जवाब दिए वहां से पीछे हटने लगी थी कि हमीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मेरा हाथ छोड़े हमीन, हानिया ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। नज़रें अब भी ज़मीन पर गड़ी हुई थीं। वो कहीं से भी वो पहले दिल वाली हानिया नहीं लग रही थी जो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर पूरे एतमाद अंदाज में बात करती। लेकिन आज वो एतमाद उसके लहजे में कहीं भी नहीं था, क्योंकि उसके भाई ने उसे नज़रें मिलाने के काबिल ही कहाँ छोड़ा था। मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं हाथ छोड़ दूंगा, हमीन हठधर्मी से बोला। बताओ, तुम माही को कैसे जानती हो और तुम उसे आपिया क्यों कह रही थी? हानिया, बताओ मुझे। वो सवालों पर सवाल किए जा रहा था।
سانیہ کو حمین کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ ماہی کو ماہی کہہ رہا تھا اور سانیہ کو لگا شاید وہ کسی اور لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حمین ماہرہ کو جانتا ہوگا۔ جب ہانیہ سے مزید برداشت نہ ہوا تو اس نے آنسوؤں میں بھری آنکھیں اٹھا کر حمین کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولی، مجھے چھوڑ دو حمین، میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، میں مر جاؤں گی۔ اس کے مرنے کی بات پر حمین نے گھبرا کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہاتھ چھوٹتے ہی ہانیہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ سوری بھائی، اس کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے، سانیہ نے معذرت کر کے جانے لگی۔ اسے ہوا کیا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہانیہ جیسی لڑکی کبھی رو بھی سکتی ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھ پکڑنے پر کہیں وہ مجھے تھپڑ ہی نہ مار دے۔ حمین کی حیرت میں ڈوبی آواز کوریڈور میں گونجی، جو سانیہ جانے ہی والی تھی۔ حمین کو بولتے دیکھ کر رک گئی۔ جی وہ اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نا، اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو اسی لیے وہ بہت پریشان ہیں۔ سانیہ کو پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے، اور حمین کو شامیر کی حرکت کے بارے میں تو بتا نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس نے جھوٹ بول دیا۔ اوہ، اب کیسے ہیں وہ؟ زیادہ سیریس تو نہیں ہیں؟ حمین نے غمزدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ سیریس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ہانیہ کو دیکھ لوں، کہیں اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ سانیہ سے زیادہ دیر جھوٹ نہ بولا گیا، اسی لیے وہ فوراً بھاگ گئی۔ اللہ تعالیٰ شفا دے اس کے بھائی کو۔ حمین نے سدے دل سے دعا کی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ شامیر نے اس کے بہن کے ساتھ کیا کیا ہے تو وہ اس وقت دعا دینے کے بجائے اس کے خون کا پیاسا پھر رہا ہوتا۔ لیکن کہتے ہیں نا، کچھ باتیں پردے میں رہنا ہی سب کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ 2 دن مزید خاموشی سے گزر گئے۔ عالم مینشن میں سب ایک دوسرے سے نظریں چھپاتے پھر رہے تھے۔ عالم جہانگیر کی طبیعت شاویز سے ہوئی جھڑپ کے بعد بہت خراب تھی۔ نوشابہ ان کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن ان کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج بھی ڈاکٹر آئے اور عالم جہانگیر کو ٹینشن نہ لینے کی تاکید کی، لیکن جس باپ کی اولاد باپ سے اتنی بد ظن ہو، وہ کیسے ٹینشن فری رہ سکتا تھا؟ نوشابہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کا دھیان ان پریشانیوں سے ہٹ جائے۔ وہ سارا دن عالم جہانگیر کے ساتھ باتیں کرتی رہی، انہیں لطیفے سناتی رہی، کبھی کہانیاں سنانے لگتی۔ یہ سب کرنے کے بعد اسے کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہو گئی۔ رات کو عالم جہانگیر کے سونے کے بعد وہ چھت پر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ ٹیرس پہ پہنچی، شازیل کو پہلے سے وہاں کھڑا پایا۔ پہلے تو وہ واپس جانے لگی، مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ شاید وہ شازیل سے شاویز کے رویے کی وجہ جان سکے۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ شازیل اپنے پاس کسی کی موجودگی دیکھ کر چونکا، پھر پہلو میں نوشابہ کو دیکھ کر چہرے پر دل فریب مسکراہٹ چھا گئی۔ اسے پھر سے وہ اپنا وہم لگنے لگا، کیونکہ جب سے اس نے نوشابہ کو دیکھا تھا وہ اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ وہ خیالات میں کئی بار اس سے مخاطب ہو چکا تھا، اسی لیے اب بھی وہ اسے اپنا خوبصورت خیال ہی لگی۔ نوشاب، تم جانتی ہو میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں تو یہاں آ جاتا ہوں۔ یہاں کی ٹھنڈی ہوا میں سانس لے کر میرے اندر کی گھٹن کچھ کم ہو جاتی ہے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، بہت خوبصورت منظر ہے۔ ٹھنڈی ہوا، سامنے زمین پر پھول اور آسمان پر چمکتے ستاروں کے ساتھ دمکتا چاند۔ نوشابہ نے بھی اس منظر کو دل میں اتارتے ہوئے تعریف کی۔ بالکل ہمارے ساتھ کی طرح، مکمل اور دلکش۔ کاش یہ فقط میرا خیال نہ ہوتا بلکہ ایک حقیقت ہوتی، شازیل نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور آخر میں ایک سرد آ بھری۔ او ہیلو، میں کوئی خیال نہیں، حقیقت میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ نوشابہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ تم سچ میں یہاں ہو؟ شازیل یکدم سیریس ہو گیا اور نوشابہ کو چھونے کی کوشش کی، جسے نوشابہ نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ناکام کر دیا۔ او ہیلو مسٹر، کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ دیکھو، میرے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میرے بھائی تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ نوشابہ نے تیز نظریں گھورتے ہوئے دھمکی دی۔ شازیل کے دماغ میں فوراً شامیر کا خیال آیا اور وہ خود 2 قدم مزید پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ایسے حالات میں کوئی الزام برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس کی فیملی۔ آئی ایم سو سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو بس ہاتھ لگا کے دیکھنا چاہتا تھا کہ تم سچ میں یہاں ہو یا پھر میرا وہ وہم ہے۔ شازیل نے فوراً صفائی پیش کی۔
नौशाबा को उसका यूं घबरा कर पीछे हटना अच्छा लगा, वरना ऐसे मौक़ों पर अमूमन लड़के ज़्यादा शेर बन जाते थे, लेकिन उसे इसका ये गुरेज भा गया। तुम भाइयों के साथ कोई इशू है क्या? एक अपने ही बाप के साथ बदतमीजी करता है और दूसरे को खामखा के वहम होने लगते हैं। नौशाबा ने हल्के तंज के साथ ग्रिल से टेक लगाते हुए कहा, मसला सिर्फ हम भाइयों के साथ नहीं है, बल्कि पूरी फैमिली ही एक मसला है, एक संगीन मसला। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। शाज़ेल ने गहरी थकी हुई सी आ भरी। जब तुम सब ठीक करने की कोशिश करोगे, मेरे बाबा कहते हैं, मसले तब तक हमारी राह में हायल रहते हैं जब तक हम उन्हें हल नहीं कर लेते। तुम चाहो तो मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नौशाबा नरमी से बोली। सच में? शाज़ेल ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। नौशाबा ने गर्दन हिलाई। अगर तुम मुझे सब कुछ बता दो कि आखिर माजी में ऐसा क्या हुआ था कि शावेज आलम अपने ही बाप से इतना बदजन है। वो आखिरकार अपने असली मकसद तक आ गई थी। उसे सब कुछ जानना था, मगर वो ये भी चाहती थी कि घर का ये जहरीला सन्नाटा टूट जाए। ये कहानी बहुत लंबी है और तल्ख भी। माजी अक्सर तल्ख ही होता है, नौशाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और कहानी लंबी हो सकती है, मगर उस रात से ज़्यादा तो नहीं। अभी तो रात शुरू हुई है, इसलिए तुम भी शुरू हो जाओ। वो हल्के फुल्के लहजे में बोली। लग रहा था कि वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से फुर्सत निकालकर उसकी कहानी सुनने आई है और सुनकर ही जाएगी। इसीलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए वो बोलना शुरू हुआ। ये बात उस वक्त की है जब डैड ने ग्रेजुएशन की थी। दादा चाहते थे कि उनकी शादी अपने भाई की बेटी से करवाएं, मगर बाबा को अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से मोहब्बत हो गई। उन्होंने दादा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दादा ने उनकी एक ना मानी और जोर ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। वो मेरी खाला थीं, मेरी अम्मी की बड़ी बहन, बहुत खूबसूरत और ज़हीन, लेकिन फिर भी वो बाबा के दिल में जगह न बना सकीं। कहते हैं ना कि मर्द अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता। डैड भी नहीं भूले। शुरू में उनका रवैया खाला के साथ कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन दादा की वजह से वो ये रिश्ता निभा रहे थे। फिर अचानक दादा को बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया और उनके पास आलम मैंशन के सिवा कुछ ना बचा। डैड ने आलम मैंशन को गिरवी रखकर बैंक से कर्जा लेके नया कारोबार शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता वो कामयाब हो गए और न सिर्फ मैंशन वापस ले लिया, बल्कि अपनी पुरानी शानो शौकत भी। दादा डैड की कामयाबी पे बहुत खुश थे। शादी के कुछ साल बाद शावेज भाई पैदा हुए। अम्मी बताती हैं कि शावेज भाई के पैदा होने के बाद डैड का रवैया खाजा के साथ बहुत अच्छा हो गया था। वो उनका ख्याल रखने लगे थे। दादा भी मुतमईन थे कि उनका अपने बेटे के लिए किया गया फैसला बिल्कुल दुरुस्त था और उन्हें यकीन था कि डैड उस लड़की को भूल चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ उनकी खाम ख्याली थी, क्योंकि खाला से शादी के एक हफ्ते पहले ही डैड ने बड़ी माम से शादी कर ली थी। जब ये बात खाला को पता चली तो वो बिल्कुल टूट गईं और रोते हुए अपने डैड को कॉल कर दी। उनके डैड यानी मेरे नाना उस रात आलम मैंशन में ऐसा तूफान लेकर आए कि उसके असरात आज तक हमारी जिंदगियों से नहीं गए। उस रात माजी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इफ्तिखार गुस्से से पागल होते हुए चिल्लाए, मगर आलम जहांगीर बिल्कुल इत्मीनान से खड़े रहे, जैसे ये सवाल उनसे किया ही ना गया हो। इफ्तिखार साहब उन्हें मारने के इरादे से आगे बढ़े तो गार्ड्स ने फौरन रोक लिया। जब वो हाथापाई पर उतर आए तो गार्ड्स ने उन्हें मुंह के बल जमीन पर दे मारा। आराम से गार्ड्स, ये कोई गुंडे थोड़ी हैं जो तुम लोग इनके साथ ये सलूक कर रहे हो। ये मेरे प्यारे चचा हैं, और हाँ, याद आया, ससुर भी तो है मेरे। आलिम जहांगीर ने तमस्खुर आमेज लहजे में गार्ड्स को टोका। सॉरी सर, मगर ये आप पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। गार्ड्स ने मुअद्दिबाना अंदाज में माजरत की। मैंने कब कहा कि तुमने गलत किया है? सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। और मैंने इनको मारने से कब मना किया है? मरो, लेकिन प्यार से, इज्जत के साथ। आखिर को ये मेरे मुअज्जिज चचा और ससुर है। आलम जहांगीर ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। उनके लहजे में जवानी का जोश भी था और कामयाबी का नशा भी, इसीलिए वो ये तक भूल गए कि सामने खड़े शख्स उनके बड़े भी थे और बुजुर्ग भी।
عالم یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جہانگیر صاحب کی گرجدار آواز پورے عالم مینشن کے لاؤنج میں گونجی۔ وہ سفید بالوں والے معمر بزرگ تھے، مگر رعب ایسا کہ ان کی شخصیت کے رگ رگ سے جھلکتا تھا۔ اسی رعب نے برسوں تک عالم جہانگیر کو ان کا تابع رکھا تھا۔ اوہ مائی ڈیئر ڈیڈ، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ عالم جہانگیر نے مصنوعی حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ بھول تو تم رہے ہو کہ یہ تمہارے چچا ہیں، جہانگیر صاحب نے وہی گرجتی آواز میں جواب دیا۔ تو انہیں کہاں یاد ہے کہ میں ان کا بھتیجا بھی ہوں اور داماد بھی، ورنہ اس لہجے میں بولنے سے پہلے کم از کم اپنی بیٹی کے بارے میں ہی سوچ لیتے۔ عالم جہانگیر نے پرسکون مگر کاٹدار انداز میں کہا، جیسے وہ آج پوری تیاری کے ساتھ یہ کھیل ختم کرنے آئے ہوں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا عالم؟ آخر میری کیا غلطی تھی؟ عائشہ بیگم کی سسکیوں سے بھری آواز میں ایسا درد تھا کہ لمحہ بھر کو پورا ہال خاموش ہو گیا۔ عالم جہانگیر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ مائی ڈیئر کزن، غلطی تمہاری تو کبھی تھی ہی نہیں، غلطی تھی تمہارے باپ کی اور میرے باپ کی، ان دونوں کی جنہوں نے اپنی دولت بچانے کے لیے ہمیں ایک ایسے بندھن میں دھکیل دیا جس میں نہ تمہاری خوشی تھی اور نہ میری۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ صرف اس لیے کہ اگر تم کسی اور سے شادی کر لیتی تو خاندان کی جائیداد باہر چلی جاتی، اپنی دولت بچانے کے لیے انہوں نے ہماری پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر عالم اپنی تلخی میں گم بولتا گیا۔ میرے لیے ان سب سے زیادہ میری محبت معنی رکھتی تھی۔ تمہارے باپ اور میرے باپ نے اپنی مرضی چلائی اور میں نے اپنی۔ زری میری زندگی تھی، اسے خود سے دور کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر پوری حقیقت سب کے سامنے رکھ دی۔ اسی لیے میں نے ہماری شادی سے پہلے ہی زرتاشا سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں کوئی ندامت نہ تھی، صرف ضد اور تلخی تھی۔ میں سب کچھ ڈیڈ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے زری کا نام لیا انہوں نے مجھے آگ کرنے کی دھمکی دے دی۔ عائشہ سچ سن کر سکتے میں کھڑی تھی۔ مجھے یہ بھی منظور تھا، میں گھر چھوڑ کر جا رہا تھا ہمیشہ کے لیے، لیکن پھر اچانک بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ عالم نے طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، آنکھیں تنگ ہوئیں، یا پھر یوں کہہ لو کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر وہ ڈرامہ رچایا جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے اس قید میں باندھ دیا۔ عائشہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سب عالم جہانگیر کے اس انکشاف پر دنگ کھڑے تھے۔ عالم جہانگیر نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر ایک طنزیہ تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں ڈیڈ؟ ہاں مجھے سب پتہ چل گیا تھا، مگر افسوس بہت دیر سے معلوم ہوا، تب تک آپ لوگوں نے زبردستی میری شادی عائشہ سے کروا دی تھی۔ وہ حد سے زیادہ اعتماد سے بولا۔ وہ آگے بڑھا، آواز میں زہر گھلتا گیا۔ تو میں نے بھی ایک ڈرامہ کیا، یہاں تمہارے ساتھ خوش رہنے کا اور وہاں اپنی محبت کو خوش رکھنے کا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے یہ بات تمہارے اس کم عقل بھائی کو پتہ چل گئی۔ وہ ہنسا، ہنسی میں بھی تیز چھرا چھپا تھا۔ بزنس میں تو اس کا دماغ چلتا نہیں، لیکن عورتوں کی طرح سنگن لینے کے لیے اس کے کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تمسخر آمیز لہجے میں بولا، اتنے برسوں کی دبی ہوئی تلخی جیسے آج ایک بار میں باہر آ رہی تھی۔ عائشہ کی رو رو کر ہچکی بند گئی۔ لیکن اس سب میں نقصان کس کا ہوا؟ بابا کو اپنی زمین مل گئی، آپ کو اپنی محبت، اور مجھے کیا ملا عالم؟ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ چلاتی ہوئی بولی، محبت تو میں نے بھی کی تھی آپ سے، اور سچے دل سے کی تھی۔ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ بے وسائی؟ عائشہ بیگم نے عالم جہانگیر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ عالم جہانگیر کا چہرہ ایک لمحے کو بجھ سا گیا، فوراً نظریں نیچی کر لیں۔ اس لمحے وہ خود بھی اپنی غلطی کے تیز وار محسوس کر رہا تھا۔ اس بات کا گھاؤ تو اسے بھی اندر ہی اندر کھائے جاتا تھا کہ اپنی خود غرضی میں وہ عائشہ کے ساتھ سنگین ناانصافی کر بیٹھا تھا، مگر وہ کر بھی کہہ سکتا تھا؟ دل کے آگے منطق ہار جاتی ہے۔ زرتاشا کی محبت چھوڑ دینا اس کے لیے گویا سانس چھوڑ دینے کے برابر تھا، ایک ایسی موت جسے وہ جیتے جی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے گلٹ پر قابو پاتے ہوئے عالم نے فوراً سارا الزام افتخار صاحب پر ڈال دیا۔ تمہارا نقصان تمہارے باپ نے کیا ہے، میں نے تو انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے اپنا دامن بچا گیا۔ میں نے نقصان کیا ہے اپنی بیٹی کا، خبیث انسان، ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہے تمہاری آنکھوں میں؟ افتخار صاحب غصے میں اسے مارنے کی نیت سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ افتخار پرسکون رہو، ہم آرام سے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں نا؟ جہانگیر نے بلند آواز میں انہیں روکا۔
इस मसले का एक ही हल है, ये तलाक दे इस घटिया लड़की को। इफ्तिखार तुर्शी से बोले। तमीज से चचा जान, वो लड़की मेरी बेवी है और इज्जत भी, तलाक में उसे किसी सूरत नहीं दूंगा। आलम जहांगीर टड़क कर बोला। तो फिर निकल जाओ मेरे घर से, मेरे घर में तुम जैसे नाफरमान बेटे के लिए कोई जगह नहीं। जहांगीर साहब भी भड़क उठे। आपका घर? डैड, शायद आप भूल रहे हैं, ये घर अब मेरे नाम है। सिर्फ ये घर ही नहीं, सारा बिजनेस भी। आलम जहांगीर तंजिया मुस्कुराया। क्योंकि आपका बिजनेस तो तबाह हो गया था और ये घर भी बैंक में गिरवी पड़ा था। ये सब मैंने अपनी मेहनत से दोबारा हासिल किया, बैंक की किश्तें अदा की, अब ये सब मेरा है। उन्होंने तफाखुर आमेज अंदाज में उनके सर पर बम फोड़ा। जहांगीर साहब समेत सब हैरत में डूबे थे जब आलम जहांगीर ने मजीद कहा, चूंकि अब ये घर मेरा है और सबको सब कुछ पता ही चल गया है, तो क्यों ना मैं अपनी पहली बेबी को यहीं ले आऊं? बेगैरत इंसान, अगर इस लड़की को यहाँ लाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपनी जान प्यारी है तो फौरन तलाक दो इसे। पहली बात, मुझसे तमीज से बात करें। दूसरी बात, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तीसरी बात, मैं जरताशा को कभी तलाक नहीं दूंगा। और चौथी बात, आलम जहांगीर ने उंगली उठाकर एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा, अगर आपने ये तलाक की रट बंद नहीं की तो तलाक तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन आपकी बेटी को। आयशा ने एक झटके से आलम जहांगीर की तरफ देखा। ये थी उसकी हैसियत, 10 साल का रिश्ता और एक पल में तोड़ देने की बात। तो दे दो तलाक, ऐसे घटिया इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि मेरी बेटी तलाक याफ्ता कहलाई। इफ्तिखार साहब ने तैश में अपना फैसला सुनाया। आयशा बेगम ने घबराहट में नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन आलम जहांगीर ने तल्खी से कहा, ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं अभी तलाक देकर ये किस्सा ख़त्म करता हूँ। मैं आलम जहांगीर अपने पूरे होश व हवास में आयशा इफ्तिखार को, वो अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि आयशा बेगम अचानक भागती हुई आईं और उसके कदमों से लिपट गईं। मेरे साथ ये जुल्म ना कीजिए आलम, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे यूं मत ठुकराइए, वो हिचकियों के दरमियान चीखीं। आलम जहांगीर इस अचानक मंजर पर साकित रह गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आयशा यूं उसके कदमों में गिर जाएगी। आपी, ये क्या कर रही हैं आप? उस शख्स के कदमों में गिर रही हैं जिसने आपकी मोहब्बत को, आपकी पूरी वफा को अपनी बेवफाई के नीचे कुचल दिया। उठें, अपने आप को यूं बेमोल मत कीजिए। रुहेल इफ्तिखार ने आगे बढ़कर अपनी बहन को बाजुओं से पकड़ा, लेकिन वो तो जैसे जमीन से चिपक गई थी। उसके हाथ आलम जहांगीर के कदमों से यूं लिपटे थे जैसे कोई डूबता हुआ आखिरी सहारा पकड़ ले। महबूब जैसा भी हो, उसे छोड़ना कभी आसान नहीं होता, और जब महबूब चौहर हो तो मोहब्बत की जड़ें दिल के अंदर तक उतर जाती हैं। वो कैसे छोड़ देती, कैसे? आलम का नाम अपनी जिंदगी से काट देना उसके लिए गोया सांस रोक देने के बराबर था, और वो हराम मौत नहीं मरना चाहती थी। आयशा, उठो, तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, मैं वाकई तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसलिए हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। आलम जहांगीर ने झुककर उससे संभालने की कोशिश की, मगर आयशा की हथेलियां मजीद मजबूती से उसके कदम थाम लेती। आयशा ने नफ़ी में सर झटका, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, आवाज़ कपकपाती हुई थी। नहीं आलम, मैं नहीं सुन सकती ये बात, मैं नहीं रह सकती आपके बिना, प्लीज़ ऐसा जुल्म ना कीजिए। आलम का दिल जैसे किसी ने शिकंजे में जकड़ लिया हो। उसके आंसू देखकर उसका सीना भारी हो गया, मगर उसने खुद को सख्ती से संभाला। वो जानता था कि मोहब्बत उसके दिल में किसी और के लिए धड़कती थी, आयशा के लिए नहीं, और यही एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो गहरी सांस लेकर बोला, मैं आलम जहांगीर अपने पूरे होश व हवास में आयशा इफ्तिखार को। वो आंखें बंद कर ले जैसे खुद को ज़बरदस्ती हिम्मत दे रहा हो। वो ऐसा कभी नहीं करना चाहता था। आखिर वो जानता था, चाहे आयशा उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल की गई थी, लेकिन उसने बेवी होने का हर फ़र्ज़ दिल से निभाया था। हर दर्द, हर सर्द महरी, हर बेइतनाई वो खामोशी से सहती रही थी, और अब उसे यूं टूटते देखकर आलम जहांगीर पहली बार खुद को जालिम महसूस कर रहा था। वो अभी बोल ही रहा था कि आयशा के कदमों से जैसे जान निकलने लगी और वो लड़खड़ाते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। और उसी लम्हे 8 वर्षीय शाहवेज लॉन से खेलकर वापस आया। उसकी आंखों ने फौरन अपनी माँ को फर्श पर बैठा और रोते हुए पाया। माम, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? छोटे बच्चे की आवाज़ में खौफ और हैरत दोनों थे, और वो फौरन दौड़कर माँ के पास पहुंच गया। आयशा बेगम ने अपने बेटे को देखा ही एक लम्हे के लिए उम्मीद की किरण नजर पाई। शावेज, तुम अपने डैड से कहो ना, मुझे मत छोड़े प्लीज़, तुम्हारी तो हर बात मानते हैं ना, तो तुम अपने डैड से बोलो।
وہ गड़गड़ाते हुए बेटे की मन्नतें करने लगी। क्या मतलब, डैड छोड़ रहे हैं? डैड पिकनिक पर जा रहे हैं क्या? वो छोटा सा बच्चा हैरत से बोला। अब वो उसे क्या बताती कि उसका बाप उससे अपना हर रिश्ता क्यों तोड़ रहा है। डैड, ये ठीक नहीं है, आप जहाँ भी जा रहे हैं मुझे और माम को साथ लेकर जाएं। शावीज़ ने माँ के आंसू पोंछते हुए अपने बाप से गुस्से और दुख के मिले जुले लहजे में कहा। वो अपनी माँ के मामले में बहुत हसास था। शावीज़ को देखकर आलम जहांगीर की अक्ल पर पड़े पर्दे भी हट गए। इस सब में वो अपने बेटे को भूल गए थे। तुम्हारा बाप तलाक दे रहा है तुम्हारी माँ को, इफ्तिखार साहब ने बच्चे की नफ्सियात को समझे बगैर तलखी भरे लहजे में कहा। शावीज़ ने मासूमियत से अपने नाना की तरफ देखा और सवाल किया, ये तलाक क्या होती है नाना जी? तलाक का मतलब होता है, इफ्तिखार साहब ने शावीज़ की जानिब देखते हुए कहना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाते, आलम जहांगीर की धाड़ कमरे में गूंज उठी, जिसने सबको खामोश करवा दिया। मेरे बेटे को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। फिर उसी सख्त लहजे में हुक्म दिया, आयशा, शावेज़ को कमरे में भेजो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अगर मैं गया तो आप माम को और डांटेंगे, फिर वो और रोने लगेंगी और मैं अपनी मम्मा को रोते हुए नहीं देख सकता। शावेज़ ने ज़िद्दी लहजे में जवाब दिया। आयशा, अगर तुम मुझसे रिश्ता रखना चाहती हो तो अपने बाप और भाई से हर ताल्लुक खत्म कर दो, वरना उन्हीं के साथ चली जाओ। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें शौहर चाहिए या बाप और भाई। आलम जहांगीर ने फैसला सुनाते हुए कदम उठा लिए और कमरे से बाहर निकल गए। आयशा ने अपने बाप की तरफ मजबूर और उदास नज़रों से देखा। प्लीज़ बाबा, यहाँ से चले जाएं। आप ये क्या बोल रही हैं? रुहेल हैरत से बहन की तरफ देखते हुए बोला। मैं अपने बेटे की ज़िंदगी महरूमियों के साए में नहीं देख सकती। रुहेल, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, और अब मेरे मरने के बाद ही यहाँ आना, आयशा ने लरसते हुए कहा। फिर वो रोते हुए शावेज़ का हाथ पकड़कर ऊपर चली गई। रुहेल और इफ्तिखार साहब गुस्से से खौलते हुए वहाँ से निकल गए। इस सारी रात आयशा बेगम रोती रही और शावेज़ अपनी छोटी सी ताकत के साथ अपनी माँ को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन माँ की आंखों से निकलते आंसू उसे अंदर तक झंझोड़ते रहे। तो रीडर्स, कैसा रहा आपको आलम मैंशन का माजी? अब कहानी अपने टर्निंग पॉइंट पर है, इसीलिए प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर बताएं कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है। आलम जहांगीर और आयशा बेगम की सच्चाई जानकर आपको क्या महसूस हुआ? अब मैं हफ्ते में 3 किस्तें दे रही हूँ, तो आप लोग खुश हैं या नहीं? अगर खुश हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक तो वीडियो पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं, दूसरा इसमें से भी आधे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ये तो गलत बात है। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए कहानी लिख रही हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है मुझे मेरी मेहनत का सिला दे। अब अगर आप सब ने इस वीडियो को लाइक किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया और सब ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो मैं अगली किस्त जुमे को दूंगी, वरना फिर मंडे को मिलेगी। अब फैसला आप लोगों के हाथों में है। तब तक के लिए खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी और नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।